हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस की यूनिट थर्ड से रिलेटेड कुछ और MCQs के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लिसनर्स, एक और बात, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एडम स्मिथ क्लासिफाइड पब्लिक रेवेन्यू इनटू डैश कैटेगरीज, यानी एडम स्मिथ ने पब्लिक रेवेन्यू को क्लासिफाई किया है कितने कैटेगरीज में। सो इसमें है ऑप्शंस ए यानी 2, बी है 3 और सी है 4 और डी है 5। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2 भागों में डिवाइड किया है। सो लिसनर्स, इसके बारे में बात कर ले। सो इसमें जैसे कि मैंने बताया, एडम स्मिथ ने 2 भागों में पब्लिक रेवेन्यू को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। सो सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम पब्लिक और दूसरा है रेवेन्यू फ्रॉम स्टेट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्टकमिंग्स ऑफ एडम स्मिथ क्लासिफिकेशन इज, यानी कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थे एडम स्मिथ के क्लासिफिकेशन की। सो इसमें हम जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, टैक्स इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इनकम, क्या टैक्स सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज इज फिक्स्ड, जो इनकम पब्लिक इंटरप्राइजेज से आती है वो फिक्स है। और तीसरा है बोथ ए एंड बी, और लास्ट है नन। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, ये इसके शॉर्टकमिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं लिसनर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिफ्ट फ्रॉम द पब्लिक एंड द अदर्स इज, यानी कि जो पब्लिक से गिफ्ट मिलती है और दूसरों से भी यानी अदर से, सो वो किस में आएगा, तो कंपनी रेवेन्यू में आएगा कि ग्रेचुइटियस रेवेन्यू में आएगा कि कंपल्सरी में आएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेचुइटियस रेवेन्यू। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, डाल्टन सब डिवाइडेड द टैक्सेस इनटू, डाल्टन ने टैक्सेस को मतलब सब डिवाइडेड किया है। उसमें पहले हम डिवाइड करते फिर सब डिवाइडेड करते हैं, ये सब चीज़ें। तो डाल्टन ने कितने मतलब उसमें किया है, तो पहला है ऑप्शन टैक्सेस ऑर्डिनरली सो कॉल्ड, दूसरा है ट्रिब्यूट्स एंड इंडेमनिटीज़, तीसरा है पेक्यूनियर पेनाल्टीज, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिसनर्स, कि जो मैंने ये ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया, यानी गिफ्ट फ्रॉम पब्लिक एंड द अदर्स, तो इसको कैरेक्टरिस रेवेन्यू बताया। सो इसको हम इसको बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, सो इसका हिंदी मतलब होता है निःशुल्क आय। सो इसमें क्या होता है, राज्यों को जो उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाली समस्त जो इनकम होती है इस वर्ग में आती है, और इसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किए जाते हैं। युद्ध के समय लोगों द्वारा दिए गए ऐच्छिक चंदे इस श्रेणी में रखे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सपेंसेस ऑन डेवलपमेंट वर्क्स डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंसेस ऑन, यानी डेवलपमेंट वर्क्स में जो खर्चे इंक्लूडेड होते हैं वो कौन से एक्सपेंस में नहीं इंक्लूड होते हैं। सो पब्लिक हेल्थ में, एजुकेशन में, रोड डेवलपमेंट में या डिफेंस में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या चीज़ें आती हैं। ऑप्शन ए है क्रिएट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रिएट करती है ये। नेक्स्ट है रिड्यूस गवर्नमेंट एसेट, गवर्नमेंट के एसेट को रिड्यूस करती है। तीसरा है इंक्रीज सेविंग्स, नन ऑफ दी अबव। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें लिसनर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पब्लिक रेवेन्यू इज कलेक्टेड थ्रू, पब्लिक रेवेन्यू कलेक्ट होती है किसके थ्रू। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी टैक्सेस के थ्रू, जैसे कि हम सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनकम टैक्स एक्ट इन्फोर्स हुआ था इंडिया में पहली बार किस ईयर में। तो ऑप्शन इसका ए आंसर सही है, 1860-61। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी किस में आते हैं। तो ये इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँ तो वो ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे हम लिसनर्स। डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर ले तो डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है कि जिसके ऊपर लगाएगा वही पे करेगा। इसका बर्डन जो है, टैक्स का जो बर्डन है वो दूसरों पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस आर पेड इंटायरली बाय हुम दे आर लिवाइड एंड द डायरेक्ट टैक्सेस पेयर्स कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स टू द अदर्स। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स की बात थी। नेक्स्ट हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्सेस जो कि कंज्यूमर्स पे भी लगाए जाते हैं, इसका जो बर्डन है हम शिफ्ट
कर सकते हैं। यानी कि इसमें इसका मतलब ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर levied on consumers but its payment is done in advance by the producer or it is shifted from one person to another. सो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जो इस वीडियो में मुझे लगता नहीं कि पूरा मतलब हो पाएगा। सो इसलिए मैंने शॉर्ट में चीज़ें बता दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनर्स, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 है हैवी टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन। हैवी टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं। सो पहला है ऑप्शन ए, लेबरर्स के ऊपर, सैलरीड पर्सन के ऊपर, पुअर पर्सन के ऊपर या फिर रिच पर्सन के ऊपर। सो इसका आंसर देखिए बहुत आसान है। आई होप आप लोग को आ गया होगा मेरे आंसर बताने से पहले। सो मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि रिच पर्सन। ज़्यादा पैसा होगा तो वैसे ही मतलब टैक्सेस भी देने होंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इफ़ द रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स द सेम। अगर मान लीजिए कि टैक्स का जो रेट है वो सेम रह रहा है तो हम उस टैक्स को किस टैक्सेशन के नाम से जानेंगे, यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होगा, वो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन होगा, या फिर डायरेक्ट टैक्सेशन होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगा। सो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। सो अब लिसनर्स मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देती हूँ कि प्रोग्रेसिव और आपका ये प्रोपोर्शनल टैक्सेशन ये सब क्या होता है। सो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, इसमें जैसे कि मैं बता रही थी कि प्रोपोर्शनल टैक्स पहला है। इस तरीके के टैक्स में क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स में कि जो टैक्स रेट है वो सेम रहता है, जो यानी कि टैक्स का जो रेट है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे इनकम जो भी हो। इसमें जैसे कि अब मैं अगर एग्जांपल दूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो 1,000 रुपये है और जो टैक्स है वो 15% लग रही है, तो उसको कितना देना पड़ेगा, 150 रुपये। उस तरीके से किसी व्यक्ति की इनकम जो है 2,000 है तो उसको भी उतना ही परसेंट रेट ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है, 15%। यानी कि इनकम चाहे कितनी भी हो, अगर 3 व्यक्ति है मान लीजिए ABC, और एक की 1,000, दूसरे की 2,000, तीसरे की 3,000 है, तो भी उनको टैक्स का जो रेट है सेम ही देना पड़ेगा, वो होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। अब प्रोपोर्शनल टैक्स के कुछ मेरिट्स के बारे में बात कर ले तो ये बहुत ही सिंपल और इजी होता है। कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता सोशियो इकोनॉमिक सेटअप में, इसमें कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होता सेविंग पर, सर्टेनिटी होती है। डिसएडवांटेज की बात कर लें इसके, तो इसके डिसएडवांटेजेस में आते हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की लैकनेस होती है, इलास्टिसिटी की लैकनेस होती है। ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें लिसनर्स, तो नेक्स्ट है रिग्रेसिव टैक्सेशन। यानी रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, तो इस स्कीम में यानी कि इसमें जो टैक्स रेट है वो क्या करता है, इन्वर्स रिलेशनशिप बेयर करता है रेट ऑफ टैक्स से। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसी इनकम इंक्रीज करेगी जो रेट है टैक्स का वो लोअर होते जाएगा। यानी कि इसमें बताया गया है कि विद द इंक्रीज इन इनकम द रेट ऑफ टैक्स गेट्स लोअर। ये अगेंस्ट होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट के। रिग्रेसिव टैक्स में रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज होती है जैसे ही टैक्स पेयर की इनकम इंक्रीज कर रही होती है। ये आपको जैसे कि एग्जांपल एक दे दूं कि इसमें आप जैसे समझ सकते हैं, मैंने बताया ABC 3 अगर मान लीजिए पर्सन है, तो अगर एक व्यक्ति की इनकम जो है 1,000 रुपये है तो उसको अगर 10% देना पड़ रहा है टैक्स, और दूसरे व्यक्ति की इनकम 2,000 है तो उसको 5% देना पड़ा है, तीसरे की 3,000 है तो उसको 3% देना पड़ रहा है। तो ये इस रिग्रेसिव टैक्सेशन में बताया गया है। नेक्स्ट आपका एक और टैक्सेशन बच गया, वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। यानी कि अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की मैं बात कर लूँ कि ये क्या होता है, तो ये आप देखिए इसमें क्या होता है कि इस सिस्टम में जो टैक्स रेट होता है, यानी कि इस सिस्टम में रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो चेंज होता है बेस ऑफ टैक्स के चेंज होने से। यानी कि जैसे हायर इनकम होगी इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसी जैसी इनकम रहेगी उस तरीके से आपका टैक्स लगेगा। यानी कि 3 व्यक्ति हैं, अगर मान लीजिए 1,000 रुपये कोई कमा रहा है तो उसको 10% टैक्स देना पड़ रहा है, यानी 100 रुपये देगा वो। अगर कोई 2,000 कमा रहा है तो 15% दे रहा है, और जैसे जैसे मतलब इनकम बढ़ रही है तो वैसे वैसे उसको टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। यानी कि अगर 3,000 है तो 20% दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके समझाने के लिए ये था। आई होप आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है, मेरिट इसके क्या हो सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ में, जस्टिस होता है, प्रोडक्टिव होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। यानी कि बेसिकली इसमें क्या होता है कि जितनी ज़्यादा इनकम रहेगी
अगर मान लीजिए हायर इनकम अर्निंग पीपल शुड पे एट हायर रेट ऑफ टैक्स देन लोअर इनकम अर्निंग पीपल, यानी कि अगर ज़्यादा इनकम है तो उसको उस तरीके से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, यानी कि ये कब पास हुआ था, तो 1956 में। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले लिसनर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द रेट ऑफ टैक्स रिमेन्स द सेम, ये तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द टैक्स विच कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि वो टैक्स जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में आता है, कौन कौन से टैक्सेस हैं। सो पहला है प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरा है स्टेट ड्यूटी, तीसरा एक्साइज ड्यूटी, चौथा है सेल्स टैक्स। तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करें लिसनर्स। सो माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 8 जो 13 है उसका आंसर क्या है, डी, यानी सेल्स टैक्स। सो अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 है द सेटलमेंट ऑफ द बर्डन ऑन द अल्टीमेट टैक्स पेयर इज कॉल्ड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, हु डिफाइंड इट, यानी ये डेफिनेशन जो है वो किसके द्वारा दी गई है, तो जिसका जो आंसर है वो है सेलिगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 15 है लिसनर्स, इफ़ द डिमांड इज माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है नेचर ऑफ कमोडिटी इम्प्लाइज वेदर द कमोडिटी इज़, यानी कि नेचर ऑफ कमोडिटी में कौन सी कमोडिटी आ जाएगी, कंपेरेबल होगा, लग्जीरियस होगा, नेसेसरी होगा, या फिर कोई नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है एलिमेंट ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताती हूँ, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, यानी कि फैक्टर्स जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स पे इफेक्ट डालते हैं वो कौन कौन से हैं फैक्टर्स, तो नेक्स्ट इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें, यानी कि हु बियर्स द इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स, इंसिडेंस ऑफ इनकम टैक्स कौन बियर करता है, तो टैक्स पेयर। सो क्वेश्चन नंबर 19 है द डैश ऑफ पीपल रिड्यूसेस व्हेन दे पे टैक्स, यानी क्या चीज़ रिड्यूस कर जाती है अगर वो टैक्स पे करते हैं, तो सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि परचेजिंग पावर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर था बी ऑप्शन, यानी कि परचेजिंग पावर, जैसे कि हमारी परचेजिंग पावर रिड्यूस कर जाती है लोगों की जब वो क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के टाइम पे टैक्सेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जैसे कि आप टैक्सेस शुड भी इंक्रीज, यानी इन्फ्लेशन के टाइम पे टैक्सेस भी इंक्रीज हो जाती हैं, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। सो क्वेश्चन सिर्फ मैंने 20 क्वेश्चन से इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं रिलेटेड टू यूनिट 3। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब लिसनर्स मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ ऐसी ओरली कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कि क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर लें, जो मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन एक कराया क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू की बात करें तो बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एक एडम स्मिथ के जो द्वारा दी गई है, एक प्रोफेसर सेलिगमन के द्वारा दी गई है, और जिसमें ग्रेट्यूटियस और कॉन्ट्रैक्चुअल और कंपल्सरी के बारे में मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने। नेक्स्ट टेलर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दी गई है जिसमें टैक्सेस, गिफ्ट एंड ग्रांट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम वगैरह आती हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर एडम के द्वारा दी गई है जिसमें 3 तरीके की चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट इनकम आता है, अल्टरनेट इनकम आता है, एज्यूम्ड इनकम आता है। 5वां जो क्लासिफिकेशन है वो फाइंडलेस सिराज ने दिया है, जिसमें 2 हैं, इनकम फ्रॉम टैक्सेस और इनकम फ्रॉम नॉन टैक्सेस। 6th है जेके मेहता के अकॉर्डिंग, यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है, टैक्स, फाइन्स और ड्यूटीज़। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि जो क्लासिफिकेशन जो 7 है, यानी 7वां पार्ट है क्लासिफिकेशन, वो उसके द्वारा दी गई है, जिसको 6 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी टैक्स इनकम, कमर्शियल इनकम, ऑडिट सिस्टम इनकम, पब्लिक डेट, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकम और इकोनॉमिक एड। और लास्ट जो है क्लासिफिकेशन वो डाल्टन के द्वारा दी गई है, प्रोफेसर डाल्टन। इन्होंने इसको पहले तो 2 भागों में बांटा, यानी टैक्सेस और प्राइसेस के बेसिस पे इन्होंने बांटा है। ठीक, ये थी क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बता दी डिटेल में। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप पढ़ लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।